मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। आज की इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसका विषय है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आ रही दिक्कतें, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आज की डेट में दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, CISF है, SSB है, NSG है, असम राइफल है। इसमें जो दिक्कतें आ रही है, तो सबसे पहली दिक्कत है कि लोअर रैंक में प्रमोशन ना होना। सभी डिपार्टमेंट्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 1-2 साल का, वरना प्रमोशन जो है लोअर रैंक में सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत कम होता है। एक कांस्टेबल अगर भर्ती होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, चाहे वो CRPF में हो, चाहे वो ITBP में हो, चाहे वो CISF में, असम राइफल SSB में हो, उसको अपना नेक्स्ट जो रैंक लेने के लिए, हेड कांस्टेबल रैंक लेने के लिए कम से कम 22 साल का इंतजार करना पड़ता है। 22 साल वो कांस्टेबल रहता है और फिर वो सोचता है कि मैं हेड कांस्टेबल तो बनना नहीं है, और 20 साल मेरी सर्विस हो चुकी है, तो मैं अभी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो वो जिस रैंक में भर्ती होता है उसी में रिटायरमेंट आ जाता है, वॉलंटियर रिटायरमेंट। अगर वो हेड कांस्टेबल बन जाता है 22 साल के बाद, फिर उसको कम से कम 7 साल लगते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने में। 22 और 7 29 साल हो जाते हैं उसके। फिर उसको कम से कम 5 साल सब इंस्पेक्टर बनने में लग जाते हैं। तो 22 और 7 29 और 5 34, 34 ईयर्स उसको लग जाते हैं सब इंस्पेक्टर के रैंक तक पहुंचने में। अब वो इंस्पेक्टर के खौफ लेता है कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, तब तक उसकी सुपरएनुएशन आने लगती है नज़दीक। बहुत कम लोग हैं जो इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचते हैं, नहीं तो सब इंस्पेक्टर तक ही वो सुपरएनुएशन आ जाते हैं। पहले क्या होता था, कांस्टेबल से लैस नैक बनता था, बड़ी खुशी होती थी उसको कि मेरे को एक फीटी लग गई है। वो अपने आप को कमांडर समझता था। फिर वो नैक बनता था, 2 फीटी लगती थी, और खुशी होती थी उसके मन में, और दिल करता था नौकरी करने को। फिर उसको 3 फीटी लगती थी, फिर वो अपने आप को हेड कांस्टेबल महसूस करता था, और किसी टाइम पर वो एक प्लाटून का कमांडर भी होता था। वो अपने आप को प्लाटून कमांडर कहलाता था। बाद में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर हो गए, तो वो अपने को 2IC प्लाटून का मानने लगा। तो भी वो अपने आप को बड़ा गौरव समझता था इसके ऊपर। और वो कमांडर था, उसको कोई और काम नहीं करना पड़ता था, वो कमांड करता था। आज की डेट में क्या है, कांस्टेबल भी गैंती बेलचा लेके वर्किंग कर रहा है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी गैंती बेलचा लेके वर्किंग कर रहा है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी राइफल या अपनी पर्सनल जो उसको वेपन एंटाइटल है वो पकड़ के ड्यूटी दे रहा है। आदमी उतने ही रहे प्लाटून में भी, और कंपनी में थोड़ी स्ट्रेंथ बड़ी होगी, 5-7 रैंक बढ़ा दिया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, बेनिफिट कोई नहीं है, काम वही हो रहा है। अगर नाका था, पहले नाका लगता था जो, आज से को 25-30 साल पहले, तो उसमें 2 कांस्टेबल होते थे और एक लेफ्टिनेंट, उसका नाका कमांडर होता था। आज की डेट में 3 ही आदमी है नाके में,
उसमें एक कांस्टेबल है और एक एएसआई है। उसका कमांडर जो है सब इंस्पेक्टर है, नाका कमांडर। तो ये भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में प्रमोशन जो है ना होना और रैंक्स में तब्दीली कर देना, इसकी वजह से भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों में मोराल अप ना होने का ये कारण है। वो फिर वो मजबूरी में यही सोचते हैं कि चलो अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, आगे प्रमोशन तो होना नहीं है। ग्रुप ए ऑफिसर में प्रमोशन जो है वो कुछ ढंग से ठीक चल रहा था पहले, तो अभी भी चल रहा है। अगर कोई असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होता है डायरेक्ट एंट्री, तो वो कमांडेंट तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पहले तो एडिशनल डीजी रैंक तक पहुंचते थे। पहले असिस्टेंट कमांडेंट जो डायरेक्ट एंट्री भर्ती होता था वो एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचता है, और आईजी तक तो आज भी पहुंचते हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ कम हो, पर जो लोअर रैंक में प्रमोशन है वो बहुत कम है। हम पहले बात करते थे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की फोर्स की जो है ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है, उनको कई जगह में हरासमेंट होती है, उनको टेंशन होती है, घर का पीछे ध्यान होता है, और कोई उनको सुपरवाइजरी स्टाफ भी उनको कभी कभी कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर इसके साथ ही जो प्रमोशन एवेन्यूज है, प्रमोशन का जो प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक जब से बढ़ गया है तब से ये दिक्कत ज़्यादा है। पहले हेड कांस्टेबल बनता था, उसके बाद सीधा उसको पता था कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना है। तो ये जो प्रमोशंस की प्रॉब्लम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, ये एक बड़ा गहराई का विषय है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट्स को विचार करना चाहिए, इसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि लोअर रैंक का जो प्रमोशन है वो ज़्यादा हो। ज़्यादा प्रमोशन होगा, उसके मन में खुशी होगी, उसका मोराल अप रहेगा और बढ़िया काम करेगा। और ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रैंक है, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि ये फोर्सेस में होना जरूरी है या नहीं है। देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को आप कोई कमांड नहीं देते हो, प्लाटून कमांडर भी वो नहीं लगता है, और हो सकता है आने वाले समय में इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर लगाया जाएगा, तो बाद में सब इंस्पेक्टर का भी कोई रोल नहीं रहेगा। जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कोई अपॉइंटमेंट ही अच्छी नहीं है, आप उसको कोत एनसीओ लगा रहे हो, आप उसको मैस कमांडर लगा रहे हो, जिस मैस का कमांडर जो पहले लेसनैक होता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड कांस्टेबल होता था, अभी उसको एएसआई बना दिया तो वो मैस कमांडर लग गया। पहले हेड कांस्टेबल कोत कमांडर था, एएसआई कोत कमांडर लग गया। सीएचएम होता था जो एएसआई, अभी सीएचएम है, पहले हवलदार होता था। सीक्यूएमएच, अभी एएसआई लगा दिया। ऐसे एएसआई रैंक जो है सिर्फ स्टार लगा दिया है उसके ऊपर, पर उसका जो ड्यूटी तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये जो रैंक के ऊपर भी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी हेड कांस्टेबल को पता है कि मेरे को तो कोई की अपॉइंटमेंट मिलनी नहीं है कंपनी के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटर का कमांडर लगा दोगे। हो सकता है मोटर कमांडर भी आजकल एएसआई है, उसको मोटर का 2 ऐसी लग जाएगा। तो ये जो रैंक है ना, कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक का रैंक जो है, बीच में 2-4 रैंक आते हैं, लेसनैक, नैक, हेड कांस्टेबल, एएसआई अभी नया बना है जो कुछ सालों से, और सब इंस्पेक्टर है। तो अगर पहले की तरह ही किया जाए, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर, तो थोड़ा प्रमोशन का जो है वो लोअर रैंक को अच्छा भी लगता है। तभी पहले देखा होगा आपने, आज से कई साल पहले जो कांस्टेबल भर्ती होते थे वो गस्टेड अफसर रिटायर आते थे, बाद में मैक्सिमम लोग डिप्टी कमांडेंट तक रिटायर आए हैं, नहीं तो असिस्टेंट कमांडेंट तक रिटायर आए हैं। उनको पता था कि पूरी नौकरी करनी है। अब ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है कि हमारे वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। यही रीजन है, हरासमेंट उनकी है, टाइम पर छुट्टी ना मिलना उसकी प्रॉब्लम है,
सुपरवाइजर स्टाफ से उनको प्रॉब्लम है, उनको सही ढंग से उनकी जो पोस्टिंग्स है वो ना मिलना भी उनकी प्रॉब्लम है, और प्रमोशन जो उनका ना होना ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए लोग जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ज़्यादा आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। मेरा मानना है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहता हूँ, एज पर माई माइंड, अगर प्रमोशंस के ऊपर लोअर रैंक के ऊपर ध्यान दिया जाए, इसके ऊपर सोच विचार किया जाए, तो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत कम आएंगे और उनका मोराल अप रहेगा और वो ड्यूटी बढ़िया करेंगे। उनके घर वाले भी बोलेंगे कि नहीं आप सर्विस करते रहो, आपका बढ़िया प्रमोशन है। अब तो घर वाले भी बोल देते हैं आ जाओ, आपने हौलदार तो बनना नहीं है, तो घर में दूसरा काम कर लेते हैं। और दूसरी दिक्कत एक और है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो पोस्ट्स हैं वो वेकेंट बहुत है। लोअर रैंक के अंदर पोस्ट्स जो है वेकेंट बहुत है। उस वेकेंट पोस्ट होने की वजह से एक आदमी को 3 काम करने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक एएसआई है, उसको मैस कमांडर भी लगा रखा है, उसको कोर कमांडर भी लगा रखा होगा, जबकि पोस्टें 2 है सैंक्शनड और अवेलेबल 1 है, उसको 2 काम दे रखे हैं। ये भी एक रीज़न है कि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से लोअर रैंक को जो है दिक्कत आती है। वो सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, और उसको फिर डबल काम 3 काम करने में उससे गलतियां होती है तो उसको सज़ा मिल जाती है। सज़ा मिल जाती है तो फिर वो नौकरी नहीं करने का सोचता, बोला मैं रिटायरमेंट जाऊंगा। जब सज़ा मिल जाती है 2 बार, फिर वो झगड़ा करने से डरता नहीं है, फिर वो सीनियर से झगड़ा भी करता है, तो उसका जो माइंड है वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली चले जाता है। तो ये खाली पोस्ट जो वेकेंट है इसको भी फिलअप किया जाना चाहिए। जो भी प्रोसीजर के हिसाब से पोस्टें वेकेंट नहीं होनी चाहिए। मैं फिर जहाँ बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले कभी पोस्टें वेकेंट नहीं होती थी। हमने भी 40 साल नौकरी करके आए हैं। उसका रीज़न था पोस्ट वेकेंट क्यों नहीं होती थी। उसका रीज़न ये था कि उसकी जो पावर थी वो यूनिट कमांडेंट के पास होती थी। आज हेड कांस्टेबल की 20 पोस्टें वेकेंट है बटालियन में, और कमांडेंट कॉम्पिटेंट था कि केडर करवाएगा, 30 आदमी को सेलेक्ट करके अप्रूव करके प्रमोट कर देता था। जिस भी बटालियन में जितनी पोस्टें वेकेंट होती थी लेफ्टिनेंट नैक हेड कांस्टेबल की, उतने वो प्रमोट कर देते थे। और इसके ऊपर जो सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता था वो फ्रंटियर लेवल में होता था। आईजी कॉम्पिटेंट था, अपने फ्रंटियर में आईजी देखते थे कि मेरे फ्रंटियर में 500 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वेकेंट है। वो लिस्ट डी होती थी, पहले लिस्ट डी करते थे, एलिजिबल होते थे और उनका प्रमोशन हो जाता था। आज की डेट में क्या है कि सारा प्रमोशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है, उसमें डिले होता है। डिले क्यों होता है? अभी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जो बनना है वो तो फ्रंटियर लेवल तक ही है, पर हेड कांस्टेबल से जब एएसआई बनना है तो ये सारा प्रमोशन जो है वो दिल्ली में चला जाता है। फोर्स हेडक्वार्टर्स जो है वहाँ से होता है, और उस फोर्स हेडक्वार्टर में डिले इसलिए होती है कि सभी बीएसएफ की जो पलटन्स हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ से वो एलिजिबल जो हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने हैं या एएसआई से सब इंस्पेक्टर बनने हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो मंगवाना पड़ता है। वो पहुँचता नहीं है टाइम पर दिल्ली में। वो दिल्ली में 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक उसके रिमाइंडर जाते रहेंगे। किसी का ईसीआर नहीं मिल रहा है, किसी का सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, किसी का कहीं क्या है डॉक्यूमेंट्स। वो ना पहुंचने से वो डीपीसी जो होती है या उसका जो कंसोलिडेशन होती है वो फाइनलाइज्ड नहीं होती, जिसकी वजह से डिले होता है। अगर ये सारा प्रमोशन जो है ये फ्रंटियर लेवल में, जैसे बीएसएफ में फ्रंटियर्स हैं और सीआरपीएफ में सेक्टर्स होते होंगे जहाँ उनका जो भी आईजी रैंक का लेवल का जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक की सीमित अगर हो जाए तो प्रमोशन की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है और प्रमोशन जल्दी हो सकता है। पहले तो मैंने बताया कि प्रमोशन जो है उसको कैसे करना है, कैसी कितनी पोस्टें होनी चाहिए, बीच में कौन सा रैंक होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरा वो प्रमोशन का प्रोसेस है जो वो कहाँ से होना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि
फ्रंटियर लेवल में पावर अगर मिल जाए प्रमोशन करने की अप टू इंस्पेक्टर, कंसोलिडेशन जो है फ्रंटियर लेवल में ही होनी चाहिए। अपने फ्रंटियर में जितने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हैं उनको प्रमोट कर देना चाहिए, उसका पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो करने के बाद। हाँ, कुछ इसमें दिक्कत आ सकती है तो उस फ्रंटियर में जो जूनियर होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे, दूसरे फ्रंटियर में कुछ उनसे सीनियर होंगे वो हो सकता है प्रमोट ना हो, तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। और इसको रास्ते को निकालने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कोई फोर्स हेडक्वार्टर से कंपाइल करना, वहाँ से प्रमोशन ऑर्डर निकलना, उसमें डिले होता है। हाँ, सीनियोरिटी जो कट ऑफ डेट है वो अगर फोर्स हेडक्वार्टर फिक्स करके और उसका प्रमोशन जो है वो कंपाइल लिस्ट जो वहाँ से पैनलमेंट बन के निकलती है, वहाँ की वजह से काफ़ी डिले हो जाती है। तीसरा इशू ये आता है प्रमोशन ना होने का कि कई कोर्ट केस पेंडिंग होंगे। कई कोर्ट केसेस पेंडिंग होने की वजह से कई लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, हो सकता है हजारों के हिसाब से लोगों का कोर्ट केसेज हो, छोटे से कोर्ट केस होंगे जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हेल्ड अप हो जाता है। तो वो भी कोर्ट केस जो है वो फाइनलाइज होना चाहिए, और कोर्ट केसेस का जो प्रोसेस है वो जल्दी उसको करना चाहिए। कई कई साल तक कोर्ट केस जो है वो होते रहते हैं, लटकते रहते हैं, जिसकी वजह से भी ये कई बार प्रमोशन ऑर्डर निकलते हैं उसमें लिखा जाता है बीच में सब्जेक्ट टू सो एंड सो कोर्ट केस, सब्जेक्ट टू सो एंड सो कोर्ट केस, कई जगह में स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो ये भी एक प्रमोशन के साथ का ही कनेक्टेड मुद्दा है। और एक मुद्दा और भी है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लोग जाते हैं कि हमारे जो सुपरवाइजर स्टाफ है, जब कमांड लेवल जो है वो जब पनिशमेंट देते हैं लोअर रैंक को, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम हमारे को ये देखना चाहिए कि इस आदमी ने गलती किस ढंग की है। कई बार देखा गया है कि उसकी गलती वो छोटी सी होती है और उसको पनिशमेंट दे दिया जाता है, और फिर वो पनिशमेंट का भी उस पर असर पड़ता है कि मैंने गलती तो इतनी की कि मैं छुट्टी से लेट आया 10 दिन, मेरी सिस्टर की शादी जो थी वो एक्सटेंड हो गई थी इसलिए लेट आया, तो भी उसको पनिशमेंट मिल जाता है। नहीं कि वो बंदा झूठ बोलता है, उसको अच्छी तरह निजामन करके फेवरेबली उसका जो है केस है, जो गलती की भी होगी उसने तो उसको भी दूसरे ढंग से समझाया जा सकता है, और ऐसा होना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है मेरी तरफ से कि जो कमांड स्टाफ है वो जो नीचे वाले का जो पनिशमेंट देने से पहले उनको कई बार सोचना चाहिए कि इसका कितना असर पड़ेगा, इसके ऊपर, इसके परिवार के ऊपर कितना असर पड़ेगा। एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, वो लेट आया है, या उसकी कोई, हाँ किसी ने झगड़ा किया है, कोई दारू पी के झगड़ा करता है, किसी से जानबूझ के झगड़ा करता है, तो वो उस एक्ट के दायरे में लाना चाहिए, वो तो जरूरी है। पर जो ज़्यादा केसेस जो देखने आए हैं, छुट्टी से लेट आना, ओवर स्टेल फ्रॉम लीव जो है, ये 80% फोर्सेस में ये पनिशमेंट के केस जो हैं ओनली ओवर स्टेइंग फ्रॉम लीव, ये है। डाटा निकाल के देख लीजिए आप अपना। इसके ऊपर अगर कंट्रोल कमांड लेवल अगर उसके ऊपर सही ढंग से विचार करके तो किया जाए तो ये 20% पर आ सकता है। ग्राफ जो है, ग्राफ 80 से 20%, और लोगों का जो है नौकरी करने का मन भी करेगा कि हाँ कोई नहीं, मैं गलती की है, मेरे को अभी एक्सेप्ट किया है, मैं नेक्स्ट बार ना करूँ। तो ये भी एक मुद्दा है। ऐसे करके कई मुद्दे हैं जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस में जवानों को मजबूर करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट जाने में, जहाँ और किसी साइड में उनका मन जाता है। तो इसके ऊपर हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है इसका बहुत अच्छा रोल है। सबसे बड़ा रोल जो है वो होता है कंपनी कमांडर का, वहाँ से कमांड स्टार्ट होती है फोर्सेस में। कंपनी कमांडर किसी भी लेवल का क्यों ना हो, आइदर वो इंस्पेक्टर है और वो ग्रुप पे गस्टेड अफसर है, वहाँ से ही स्टार्ट होती है। फोर्स जो चलती है वो कंपनी से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से ही अगर सही ढंग से कंपनी कमांडर अपनी कंपनी के ट्रूप्स को अच्छा वेलफेयर दे, अच्छा व्यवहार करे, बहुत अच्छा उनके साथ रहने की कोशिश करे, उनको मोटिवेट करे कंपनी कमांडर, तो मैं आस करता हूँ और मैं एक वादे से कह सकता हूँ कि पूरी फोर्स जो है, वो डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे कोई दूसरा हो, एक कंपनी कमांडर अगर अपने ट्रूप्स को सही ढंग से रखेगा तो ऑटोमेटिकली सारे कंपनी कमांडर, 6 कंपनियों को सही ढंग से रखेंगे तो 6 कंपनी या 7 कंपनी का जो बटालियन हेडक्वार्टर है तो वो अच्छा हो जाएगा।
कंपनी कमांडर के रखने से कमांडेंट साहब का भी नाम ऊंचा होगा, स्टाफ अफसर जो है बटालियन में उनका भी नाम ऊंचा होगा। तो ये तो अच्छी अच्छी बात है। और ये जो उसको ट्रुप्स के साथ जो मिल के रहना है, गस्टेड ऑफिसर या ग्रुप ए अफसरों का जो उसके साथ घुल मिल के रहना है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है। हम आर्मी का देखते हैं, हम आप लोग भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं और देखते थे भी। आर्मी का आप जनरल देखो, अगर उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, आप चाहे वो बाई एयर जा रहा हो चाहे वो गाड़ी में जा रहा हो, उसने अपनी यूनिफॉर्म पूरी पहनी होती है, इंकलाइट लगाए होंगे, पूरे जवान पूरा कंप्लीट रेडी होगा उनका जनरल। बहुत अच्छा लगता है देखने को। पहचानना मुश्किल हो जाता है उनके अंदर के सिपाही खड़ा है तो इसमें जनरल साहब कहाँ है, उनके मेजर जनरल साहब कहाँ हैं, वो दूसरे रैंक से फिर कहीं पता चलता है बाद में। तो ये है एक आर्मी में मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि उनका जो रुस है, उनके जो जवान हैं, वो सब जो है, जवान का मतलब ही ये होता है। हम लोग कई तो ये समझते हैं कि जवान का मतलब कांस्टेबल है, कार्मिक जिसको बोलते हैं, कार्मिक का मतलब कांस्टेबल। जवान कांस्टेबल नहीं होता है। जवान सभी हैं, कांस्टेबल भी जवान है, जनरल भी जवान है। जवान का मतलब है जंग, जवान लड़ाई लड़ने वाला। हम सभी लड़ाई लड़ने वाले हैं, सभी जवान हैं हम। कार्मिक सभी कार्मिक हैं, कांस्टेबल नहीं है अकेला कार्मिक या जवान। हम कई बार बोल देते हैं अदर रैंक्स, इतने ऑफिसर, इतने एसओज, बाकी अदर रैंक्स। अदर रैंक्स में सारे आ जाते हैं, ट्रेडमैन भी आ गया, कांस्टेबल भी आ गया, हेड कांस्टेबल भी आ गया। तो ऐसे ही जो जवान का मैं आपको बता रहा था कि जवान का मतलब जो है सभी जवान हैं हम। तो ये भी एक सजेशन है हमारी एक, क्योंकि अभी हम रिटायर हो गए, रिटायर्ड आने के बाद हम एसोसिएशन चलाते हैं और जो रिटायरीज हैं उनके व्यूज़ लेते हैं और हम सोच विचार करते हैं कि कैसे होना चाहिए। और हमारा फ़र्ज भी बनता है कि एसोसिएशन के बीए के प्रेसिडेंट के हम लोग के सुझाव दे सकते हैं और देने चाहिए हमारे को, कि जी हमने ये फील किया है जहाँ ये हम करते हैं। अगर हमारे कहने से, हमारे बोलने से, अगर फोर्सेस के कमांडर हैं जो, अगर वो उसमें विचार करेंगे तो अच्छा होगा। हम ऑन ग्राउंड जो देखते हैं, जहाँ पता चलता है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि ये जो चीज़ें हैं हमारे जो फोर्सेस के कमांडर हैं उन तक पहुँचाना ये अच्छा लगता है हमारे को। इसलिए हम ये वीडियोज़ के थ्रू जो है बताना चाहते हैं। तो मैं आज जो इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी मैंने फील किया कि मैं ये पॉइंट थोड़े अपने रखना चाहता हूँ, तो मैं रखे हैं। तो मैं आस करता हूँ कि हमारे जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जनरल हैं, वो डायरेक्टर जनरल साहिबान हैं, और इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे और जैसा उनको अच्छा लगता हो वो अच्छा करेंगे, ताकि हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो बढ़िया नौकरी करें, विदाउट टेंशन नौकरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्विस करें, और ताकि वो हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है या वो ड्यूटीज़ है वो अपनी सही ढंग से कर सकें। जय हिंद।